Bharti Kaushik. As we had already started our ethics lecture, so today lecture 5, जहां हम सीखने जा रहे हैं गवर्नेंस में एथिक्स का क्या रोल होता है। अभी तक हमने समझा क्या सही है क्या गलत है। हर एक इंसान का सोशली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या फिर इंटरनेशनल, मतलब जैसे जैसे जिस जिस डिपार्टमेंट में वो हायरार्की बेसिस पे काम करेगा, सबके आपके काम करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। कोई प्रेशर के अंदर गलत काम करता है, कोई एक सही मोरल वैल्यूज को लेके कंटिन्यू करता है। तो ये हमने एथिक्स में समझा था, राइट। तो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद, समझने के बाद आपका गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसके परिणाम रहेंगे, और वो कैसे ह्यूमन एक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि उसके परिणाम किस तरह के निकलेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप एक सही, अब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई क्रिमिनल, जैसे जो क्रिमिनलाइजेशन को क्या करे, सपोर्ट करे, तो वो क्या हो जाएगा, उस पार्टी के अंदर ज्यादातर लोग गुंडागर्दी वाले ही ज्यादा होंगे। कोई पर्टिकुलर देश जैसे कि हमारे ही पड़ोसी जो कि टेररिज्म को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वो एथिकल ग्राउंड पे सही है कि वो यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्स क्या, किसी भी लेवल पे वो एक्सेप्टेड नहीं है, राइट। तो उसका उनका जो काम करने का तरीका है वो एक्सेप्टेबल नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या फिर कंट्री लेवल पे। तो चलिए समझते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले हमें मालूम है कि एथिक्स होता क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक प्लांट आपने देखा होगा, अगर जितना बड़ा अपने प्लांट, लेट्स सपोज बैनियन ट्री के बारे में बात करें, पीपल के पेड़ के बारे में बात करें, इनकी इनकी जो जड़ें हैं क्या वो आपको नजर आती हैं, थोड़ी बहुत ऊपर से रूट नजर आती है, पर ज्यादा जो पार्ट है वो आपको नीचे डीप रूटेड नजर आएगा। जितना ज्यादा डीप रूटेड होगा उतना ही वो हेल्दी मिलेगा, यानी कि वो वर्क करता है एज अ फाउंडेशन, है ना। बिना जड़ों के वो इतना बड़ा जो पेड़ है वो बन ही नहीं सकता। तो यानी कि एथिक्स का काम भी वही है जो नजर नहीं आता, पर उसके बिना जो हमारे काम करने के तरीके हैं और एज अ ह्यूमन बिहेवियर वो बिल्कुल नल हो जाएगा। मतलब ये दिखाता है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी को आपने क्या कर रखा है, क्रिएट किया हुआ है ना। तो ठीक है, ऐसा ऐसा एग्जैक्टली वैसे ही कि हम गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे थे। जब तक किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट में, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट जितनी ज्यादा उसकी, जैसे कहते हैं ना, वही उसकी जितना वो कोर वैल्यूज पे काम नहीं करेगी, बेसिक चीजों पे काम नहीं करेगी, उतना ही वो अनस्टेबल रहेगी। तो ये हो गया आपके गवर्नेंस का पार्ट आपके एथिक्स में। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से उसके कोर फंक्शंस होते हैं, और कोर फंक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी कैसे ये बेसिक ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है। बचपन में ही हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या हमें झूठ बोलने के लिए प्रमोट करते हैं, नहीं। क्या लड़ने झगड़ने के लिए प्रमोट करते हैं, नहीं। वो हमें अच्छी चीजें सिखाना शुरू करते हैं और उसी के बारे में बताते हैं कि ये सही है या गलत है। फेयरनेस के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताते हैं। जब हम पर्सनली उसको इन सब क्वालिटीज को इनकलकेट करेंगे तो क्या होगा, हम अपना एज अ पर्सन या जिस भी हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे उन्हीं वैल्यूज को क्या करेंगे, हम एंटिसिपेट करेंगे अपने काम के थ्रू, राइट। तो ये क्या हो गया, ये सेटिस्फाई करता है आपकी बेसिक ह्यूमन नीड को, जिसकी वजह से अगर हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो दे आर फंडामेंटली गुड व्हेन गिवन जस्ट कंडीशन। तो ये फंडामेंटली क्या हो जाती है, बहुत रिक्वायर्ड भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी को क्या करता है, ये इनहांस करता है। क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब हो गया, जैसे हम यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है आपके ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म कैसे काम करते क्या है, सारी चीजें आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हो गई। आप वहां पर लॉग इन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम के बारे में डालते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आयुष्मान भारत जो कि एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से बनाई हुई है, तो वहां पर आपको जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हेल्थ से रिलेटेड वो आपको वहां पर मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वगैरह भी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको कोविड का टाइम याद हो तो वहां पर हम जाकर अपने आधार कार्ड से अपना सब रजिस्टर्ड करते थे, जिसकी वजह से हमें कोवैक्सीन की डेट मिल गई थी कि स्पेसिफिक डे पे इन टाइमिंग्स के बीच में आपको वहां पर जाके क्या करना है, अपनी वैक्सीनेशन करनी है। तो कहीं ना कहीं वो उस क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ पे हमें मतलब कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन रखना था, वो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो यहाँ क्या हो गया, ये क्रिएट करता है आपकी क्रेडिबिलिटी को। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूँ आप आईटी सेक्शन से हैं, तो अगर आप आईटी सेक्शन से हैं तो आप बड़ी बड़ी बिग फर्म के अंदर जाके अप्लाई करेंगे जिनका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, यानी कि एथिक्स की वैल्यू वही डीप रूटेड है, उतनी ही ज्यादा उनके प्रति क्या है, क्रेडिबिलिटी आपकी एनहांस हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, कैसे ये आपके लिए कोलैबोरेट करता है आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को, प्लस साथ में ही एक पर्टिकुलर एजेंडा को लेकर। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं। जब हम आर्मी सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं तो हम उनको, मतलब लाइक आज के टाइम में
में तो क्या है ना कि जो वॉर का टाइप है वो बहुत अलग अलग टाइप का हो गया, एआई के थ्रू हो गया, आपका बायो वॉर हो सकता है, केमिकल वॉर हो सकता है, मतलब वो सिंपल जाके लड़ने वाला सिचुएशन तो अब मतलब उतना नहीं है जितना अलग अलग तरीके से हम लोग एक वॉर जैसी कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन वहां पे हमारा एजेंडा क्या है, हम अपने नेशन की सोवेरेनिटी को, हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, राइट। तो आप समझे कि यहाँ पर वो क्या करता है, जब हम उन पर्टिकुलर, जैसे अब अगर आप सोल्जर हैं तो आपके अंदर देश के प्रति प्यार, देश के प्रति जिम्मेदारी, और वहां पर हम कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हमने जो क्लासेस में बात की थी, उनको वो फॉलो करेंगे, जो उनके जो अगर हायरार्की की बेसिस पे देखे जाए, उनके जो सीनियर्स उनको जिस तरीके की इंफॉर्मेशन देंगे, जिस तरह का उनको कंडक्शन मतलब कंडक्ट करने को कहेंगे, वो उसी तरीके से उसे काम करेंगे। लेकिन उन सबका साथ में एजेंडा क्या है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हमारी मदरलैंड को। तो ये क्या हो गया, ये कोलैबोरेटिव आपको एक कल्टीवेट करता है आपकी लीडरशिप को, जिनका सबका एजेंडा क्या है, एक ही है। जैसे लेट्स सपोज ये तो हो गया, ये तो हो गया आपका क्या, जिसमें हम लोग, और साथ में ही क्या है, ये कुछ क्रिएट करेगा आपके कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट क्या क्या हो गए, जैसे कॉमन इंटरेस्ट में क्या हो गया, ये करेगा डिसीजन मेकिंग पावर को अलाइन करेगा, क्योंकि सबका एजेंडा क्या है, एक ही तरीके का काम है, सबको क्या चाहिए, सेम आउटपुट चाहिए। तो जिससे क्या होगा, लीडरशिप के साथ साथ आप कोलैबोरेटिव तरीके से काम करते हो और एक सेम जो हमारा डेस्टिनेशन है उस पर हम सही तरीके से पहुंच पाते हैं। ऐसे ही ये करता है आपकी सोसाइटी को फोर्टिफाई। सोसाइटी को फोर्टिफाई करने का क्या मतलब हो गया, सोसाइटी को फोर्टिफाई करने का मतलब हो गया कि जो भी हम अपनी कोर वैल्यूज के बारे में सीख रहे थे, कोर वैल्यू यानी कि हम एथिक्स को हम जो समझ रहे थे, है ना, फाउंडेशन की जो हम बात कर रहे थे, वो हेल्प करेगा सोसाइटी को। कैसे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत अलग अलग टाइप से काम कर रही हैं, और मेजरली वो आपकी कैसी है, एआई ड्रिवन है। अब एआई को सही गलत नहीं पता, लेकिन जब उसमें एथिक्स इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, उसके अंदर वो लॉ से भी पहले आ जाता है। जब उसमें एथिक्स इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो व्हाट विल हैपन, वहां पे कुछ जो स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन है वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे आपकी जो सोसाइटी वो क्या हो जाएगी, फोर्टिफाई हो जाएगी। यानी कि हम सोशल, हमारी कोई स्पेसिफिक, आप ये कह सकते हो हमारी इंडिविजुअल कोई प्राइवेसी है वो ब्रीच ना हो पाए। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके एथिक की एक कोर, आप ये कह सकते हैं कि फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे हम काम करेंगे। अब ये हमने जो फंक्शन को समझ लिया है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि अब अगर एथिक्स में ये सब चीजें गायब हो गई तो हम अलग अलग लेवल पे देखेंगे, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, देन ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, एंड देन इंडिविजुअल, एनवायरमेंट और बायोएथिक्स को हम लेके चलते हैं। अगर इन लेवल पे आपका एथिक्स गायब हो जाता है तो किस तरह के नुकसान को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं आपके कंसिक्वेंसेस, जो कि पॉलिटिकल लेवल पे देख रहे हैं, है ना। अब देखो फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब हम चूज करते हैं, हम डेमोक्रेटिक अपने इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो हमें 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 हमने उसको जो वोट दिया है वो क्या सोच के दिया है, लेट्स सपोज कि मुझे करप्शन से प्रॉब्लम है तो मैं उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करूंगी जिसमें सबसे कम करप्शन के रेट होंगे। अगर मैं देशभक्ति की बात करूंगी तो मैं ये सोचूंगी कि मतलब कि मैं मेरा मेरा एजेंडा क्या रहेगा कि मेरी मदरलैंड को जितना ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाए, आसपास के कंट्रीज से जो भी हमारे इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं या फिर टेररिज्म अटैक हो रहे हैं तो वो हमारा प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो जिस पर्टिकुलर पार्टी का ये वाला एजेंडा है मैं उसको वोट करूंगी, है ना। लेकिन अगर वहां पे एथिक्स अगर गायब कर दो, जो सही और गलत के पैरामीटर्स को हटा दो, तो क्या करेगा वो, एक आपकी मेजोरिटी जो पार्टी है, जिस पार्टी के अंदर मतलब जिस पार्टी को हम जिताना चाहते हैं, वो वहां पे कहीं ना कहीं हम कर देगा आपकी पार्लियामेंट को, है ना। साथ में ही अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है कॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए दो पार्टी जिनके दोनों अलग अलग एजेंडा थे जब उन्होंने अपनी पार्टी को स्टार्ट किया था, अब वो दोनों जब साथ में आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको डिसीजन मेकिंग करने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि दोनों के जो वैल्यूज है, जो बिलीफ सिस्टम है वो डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। जिसकी वजह से एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, साथ में ही जो हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही या गलत बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए, अब अगर वो पॉलिटिकल लेवल पे फेल हो रहे हैं तो पॉलिटिकल लेवल पे फेल होते ही वो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे भी फेल हो गए। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करी। कोई भी पॉलिटिक्स में हमने पॉलिटिक्स की जो हमारी पार्टीज होती हैं उसमें मेजरली लोग ऐसे हैं जिनका जो मतलब उनका अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री, अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो बहुत ही अलग अलग क्रिमिनल लेवल पे वो क्या थे, वो ऑलरेडी एंगेज थे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग आने वाले टाइम में हमारे देश की पॉलिसी मेकिंग पे काम करेंगे? डेफिनेटली नहीं। लेकिन अगर वहां पे हमने, क्योंकि हमने ऑलरेडी वोट ही उनको किया, चाहे हमने डर की वजह से किया या फिर हमारी खुद की वैल्यू बिलीफ सिस्टम वो थे जिसकी वजह से हमने इस तरह की पार्टी को क्या किया, हमने
लाइक उनको हमने जिताया, तो क्या हुआ, ये आपका इस तरह की क्रिमिनलाइजेशन अगर आ जाएगी तो डेफिनेटली क्या करेगा, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, इनको क्या करेगा, ब्रीच करेगा, तो वो हो गया ना आपका लॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपका ना दो एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे अरब स्प्रिंग और आपका इंडिया का एंटी करप्शन मूवमेंट है ना। तो क्या होता है इसमें, क्या हुआ था कि आपकी जो गवर्नमेंट थी, ये क्या कहते हैं, ये पर्टिकुलर अरब स्प्रिंग की जो बात हुई थी, कहाँ थी कि ये गवर्नमेंट, यहाँ पे जो लोगों ने विरोध किया था, वहाँ की जो उस टाइम की जो रनिंग गवर्नमेंट थी, है ना, अरब, जो मैं अरब स्प्रिंग के बारे में जो बात कर रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां के जो लोग आपके, जैसे फॉर एन एग्जांपल, इस तरह की जब एथिकल वैल्यू गवर्नमेंट की पार्टी में ही लॉस होता दिखेंगे, तो वहां के लोग एजिटेट तो करेंगे ही करेंगे, तो ये क्या हो गया, उसका रिजल्ट हो गया, है ना। ऐसे ही देखिए कि हमारे इंडिया के अंदर एंटी करप्शन मूवमेंट को लेकर मास पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, जो कि पॉलिटिकल करप्शन को लेकर ही होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कुछ 10-15 साल पहले की बात 10 साल के बारे में बात करें, तो एक आम आदमी पार्टी को लेकर, जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा ये था कि करप्शन को लेकर था, लेकिन अगर आज की न्यूज के अंदर अगर हम उनके बारे में देखते हैं, तो लाइक इवन इट सेल्फ इज अ मोस्ट करप्टेड पार्टी के बारे में अगर हम देखा जाए, तो वो मोस्ट करप्टेड पार्टी का भी मतलब में ही इनलिस्ट होती है। तो यानी जिस पर्टिकुलर एजेंडा को लेके वो फॉलो करना चाह रहे थे, वो खुद ही एथिकल वैल्यूज के ऊपर अगर हम बात करें, तो वो फेल होते चले गए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल लेवल पे। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ट्रंप ने ना 500 टाइम्स ज्यादा टैरिफ लगा दिया। तो क्या ऐसी कंट्रीज जिनका कोई बेस, मतलब देखो, यूएस इज अ बिग पावर इंडीड, लेकिन उसके साथ ही अगर उनके टैरिफ्स में ये रेट रहेगा, तो क्या वहां पर आपकी क्रेडिबिलिटी उन इंटरनेशनल लेवल पे बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। ऐसे ही हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो बार बार आपकी सीज फायर की जो, हमारी जो सीज फायर है उसको वॉयलेट कर देता है, या टेररिज्म अटैक करवाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम उनके प्रति, क्योंकि वो एथिक्स को फॉलो ही नहीं कर रहे, लॉस है वहां पर, तो क्या हम उन पे किसी भी तरह का ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपके इंटरनेशनल लेवल पे, जहां जहां आपकी एथिक्स क्या होते हैं, लॉस होते हैं। साथ में ही अगर हम बात करें, वही पाकिस्तान पे ही दोबारा चलते हैं कि वर्ल्ड बैंक उनको बार बार क्या देता है, उनको लोन देता है, पर अगर वो उसका रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, और ऑलरेडी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका क्या है, उनका ट्रस्ट है वो बिल्कुल मतलब खत्म ही हो जाएगा, और हो सकता है एक टाइम, सर्टेन टाइम पीरियड पे वो उसको मतलब जो अपना जो लोन की जो फैसिलिटी है वो देना भी बंद कर दे। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखते हैं, जब लॉस हो रहा है एथिक्स का, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, करप्शन इज द बिगेस्ट थिंग जो सबसे ज्यादा आप वहां पर देख पाएंगे। साथ में ही देखा जाए, साथ में ही देखा जाए तो जैसे हम रिक्रूटमेंट के टाइम पे हम उन लोगों को क्या करें, क्योंकि हम क्या करें, एथिक्स का, एथिक्स को हम लॉस कर रहे हैं ना, वैल्यूज को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, सही गलत के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो हमने रिक्रूटमेंट के पोस्ट के प्रोसेस के टाइम में हमने जो क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के जितने भी लोग थे जिनको हमें हायर करना था, जो जो हमारा मेन एजेंडा है, हमें जिस तरह से काम करना है, हमने वो ना करके हमने नेपोटिज्म को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, है ना। लॉलेसनेस इज यूज ऑफ पावर, मतलब कि अपनी पावर को ज्यादा यूज किया और लॉ को वहां से बिल्कुल खत्म कर दिया। पब्लिक ट्रस्ट जो है, डेफिनेटली अगर इस तरह की चीजें होंगी, तो लोगों को ना, जैसे सरकार के प्रति लोगों को ऑलरेडी ट्रस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमेशा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे लोगों को काम करते हुए फेल ही देखा है। इसी वजह से जब हम वोटिंग कर रहे हैं, या कोई यहाँ पे, तो चलो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करेंगे, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर कोई कंपनी की बात कर लेते हैं, जो कि पहले अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन कुछ सालों से जो उनकी रिपोर्ट है वो सही नहीं है, तो डेफिनेटली लोगों का उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे किसी तरह का ट्रस्ट नहीं बचेगा। आगे देखिए, आपका हायरार्की क्रिएशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हमने क्या देखा कि हमने लड़का या लड़की, किसी एक पर्टिकुलर चीज को, हमने उनकी क्वालिटी पे बात नहीं करी, हमने बात करी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जब एथिक्स लॉस हो रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ऐसे ही डिक्लाइन हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस में। देन वर्क कल्चर को भी क्या करता है, ये बिल्कुल डिसरप्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक इंसान जब गलत होना शुरू होगा, तो धीरे 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 आपका जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, वो काम चोरी ज्यादा करेगा। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो करप्शन का मतलब सिर्फ चोरी करना, पैसा घूसखोरी करना नहीं होता। करप्शन वो भी है जिसमें आप काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको पूरे डे टाइम के अंदर काम दिया जा रहा है और वो आपने काम पूरा नहीं किया है ना, आपने काफी डिले कर दिया आपके आउटकम्स को लाने में। फिर देखिए, एब्सेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, डेफिनेटली वही जो मैंने कहा था, धीरे धीरे जो पब्लिक लोगों का आपके प्रति क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी आपका खत्म होना
शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सोशल लेवल पे। तो सोशल लेवल पे करप्शन, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये तो एक बहुत ही नॉर्मलाइज टर्म है जिसको हम देख रहे हैं, पर साथ में ही अगर एथिक्स का, अगर हम लोगों ने जैसे, अगर हम लोग अपने आस पड़ोस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर अगर लोगों का वुमेन के प्रति जो अगेंस्ट किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है, अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका लॉस हो रहा है सोशल लेवल पे एथिक्स की वैल्यूज का, राइट? तो करप्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके क्राइम रेट बढ़ते चले जाएंगे। कैपिटल पनिशमेंट वायलेंस एज अ सॉल्यूशन, यानी आप क्या करोगे, हम लोग मतलब जो जिस तरह की जो कानून बनाए गए हैं, जो पर्टिकुलर सजा मिलनी चाहिए, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, कैपिटल पनिशमेंट दे दी, पैसा दिया, बात खत्म करी, ये परेशानी आ गई। जो हमारे जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्मर है और उनके जो आइडियाज थे जिसके बेसिस पे एक हम अच्छा समाज बनाना चाह रहे हैं, उनको हम रीच करते जा रहे हैं। एक्सेप्टेंस धीरे धीरे क्या होगा, आपकी लोकल लेवल पे जितने भी गुंडागर्दी जैसी चीजों को आप ज्यादा देख पाएंगे। एंड देन रीजनलिज्म का मतलब क्या हो गया, जैसे कास्ट एंड रिलीजन ओवरटेकिंग सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म का थॉट ही क्या है, जिसके अंदर हम समझते हैं कि सभी की सभी जो धर्म है वो बराबर है, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम लोग वहीं पर अगर हम जैसे कास्ट और रिलीजन की बात करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो ओवरटेक कर लेगा आपकी सेक्युलरिज्म जैसे थॉट प्रोसेस को, और वो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। और ऐसे ही देखो, इरोजन ऑफ फैमिली वैल्यूज, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स। क्योंकि सोशल वैल्यूज में क्या हम लोग सोशल लेवल पे क्या देख रहे हैं, पहले हम बाहर देखते हैं कैसा काम चल रहा है, और धीरे धीरे वही चीज अब जब हम पर्सनली उन ट्रेड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो समाज से लेकर पर्सनली आपके आसपास की कम्युनिटी को तो हम करेगा ही, है ना। अब देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे जब सोशल, जब आपको ना हम आजकल बहुत न्यूज मतलब अपने मीम के थ्रू या वैसे देखा होगा कि जीरो सिविक सेंस, तो कहीं पे भी स्पिट कर देना, कहीं पे भी यूरिनेट कर देना, है ना, इन लोगों को लेके लोग वीडियोस बनाते हैं ताकि थोड़ी सी खुद से शर्म आए, है ना। अब देखिए, कोई भी पर्टिकुलर आपकी जो रेड लाइट है, जो जिसकी वजह से मतलब आप ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपने जंप कर दिया, तो आप डिसरिगार्ड कर रहे हो जो कि रूल्स को। अब आप तब फॉलो करेंगे जब आप पे पेनल्टी लगेगी, जब आपकी फोटो आ जाएगी विद फोटो, जब आपके पास पेनल्टी के साथ फोटो आ जाएगा कि ही और शी हैज डन इट, तो उस टाइम पे आप उन एथिकल वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप ओवर बर्डन है उस पनिशमेंट की वजह से, ना कि आपका खुद का नेचर ये कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। डोमेस्टिक वॉयलेंस भी डेफिनेटली बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पर्सनली आप उन वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक वॉयलेंस को भी आप एनहांस हो जाएगा। क्राइम जो है वो भी बढ़ जाएगा, किसके खिलाफ, हमारे जो एजेड लोग हैं, जैसे आपने बहुत सारी मेट्रो सिटीज में सुना होगा कि जहाँ पे भी जिनके पेरेंट, जिनके बच्चे अपने घरों में नहीं है, जैसे फॉर एन एग्जांपल वो अब्रॉड में किसी पढ़ाई की वजह से, जॉब की वजह से चले गए, जिनके बूढ़े माँ बाप वहाँ पर है, वहाँ पे इस तरह के केसेस आपने देखे होंगे कि इस मतलब कि जब इंडिविजुअल लेवल पे आप एथिक्स को गायब कर देते हैं। और जैसे न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे घर में कुछ सर्विसेज के लिए, चाहे वो आपके एसी की सर्विसिंग के लिए आए या फिर आपके सैलून की सर्विसेज के लिए आए, तो उन लोगों ने उन हमारे जो जितने भी जो हमारे एजेड लोग थे, उनको उन्होंने मतलब मारा या फिर उनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया। तो ये इंडिविजुअल लेवल का आपका एग्जांपल हो गया। देन राइजिंग जुवेनाइल डिलिक्वेंसी केसेस, मतलब जिस तरीके से हमने ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि छोटे बच्चे जो कि अंडर 18 है, उनकी जो मनोस्थिति है वो इतनी खराब होती जा रही है, और इसी वजह से हमारे जो जुवेनाइल की जो केसेस है वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो जैसे हमने लास्ट क्लासेस में हमने शायद बताया था कि जो वो निर्भया कांड था, उसमें सबसे हीनियस क्राइम करने वाला जो लड़का था वो अंडर 18 था। अब अंडर 18 होने के बावजूद भी, लेकिन उसका अगर हम एथिकल उस पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सजा ही उसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन लॉ क्या कह रहा था कि वो जुवेनाइल केसेस में, जुवेनाइल कोर्स में आता है, अंडर जुवेनाइल सेक्शन में आता है, तो वी नीड टू, हमें उसे कंसोल मतलब कि उसको हर तरीके से मतलब उसको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए ताकि उसकी मानसिक स्थिति उसकी ठीक हो पाए। पर एनीवेज, यहाँ हम बात करते हैं पैटी करप्शन बिकम हैबिचुअल। जो हमारे करप्शन की जो चीज़ें हैं वो हमारे इनबिल्ट होती चली जाएगी और हम लोग हैबिचुअल होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम एनवायरमेंट एथिक्स के बारे में। देखिए, हमने ना लास्ट क्लास में भी कहा था कि ग्रोथ और क्या कहते हैं, हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो कहीं पर इकोनॉमिकल वैल्यूज में देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हम ज्यादा अगर ओवर कंस्ट्रक्शन या हम लोग अपने आसपास की जगह के अंदर जितनी भी ग्रीनरी है उसे खत्म कर रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है। तो अगर हम वो एनवायरनमेंट में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग लॉस करेंगे क्या, क्योंकि हमें वी अंडरस्टैंड योर फूड चेन साइकिल, बट फिर भी
इंसान क्या करेगा, पहले मीन होके पहले अपने बारे में समझेगा ना। तो ग्रुप, इसीलिए जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के हमारे जो हम लोग जो फॉरेस्ट के जो हम कोर एरिया, देन रिजर्व कैटेगरी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो हम लोगों ने लिमिट बनाई हुई है, इसीलिए ही बनाई हुई है ताकि वहाँ के फ्लोरा फोना को हम डिस्टर्ब ना करें, और वहाँ पे एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए वो प्रोटेक्टेड एरिया में आ गए। अब अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा, जिन जिन एरिया में जो ओपन एरियाज है, तो वहाँ का हम क्या देख रहे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं आपके लॉस ऑफ फ्लोरा फोना को देख रहे हैं, एनवायरमेंट धीरे धीरे डिग्रेड होता चला जाएगा, पॉल्यूटर शेल पे प्रिंसिपल डायमेंशिंग, एंड देन डेवलप कंट्री जितनी भी है वो श्रिंक होती जाएंगी रिस्पॉन्स, क्योंकि क्या है ना, डेवलप कंट्री का जो मेजर कोर उनका इंटेंशन है, उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए, उनको ग्रोथ चाहिए, तो वो एथिक्स की जो एनवायरमेंट एथिक्स की जो वैल्यूज है उसको वो बिल्कुल उसको उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही नहीं चाहते। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के चक्कर में जो लॉन्ग टर्म की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको वो हार्म करने के लिए राजी रहेंगे। अब देखिए बायोएथिक्स की बात करते हैं। बायोएथिक्स के बारे में देखो, बायोएथिक्स का मतलब ही क्या हो गया, यानी एथिक्स का टर्म बायोलॉजी टर्म में कैसे हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम अबॉर्शन के केसेस देखा जाए, अबॉर्शन के केसेस इन जनरल कब होते हैं, जब हम लोग आपके जेंडर को क्या कर देते थे, जेंडर हमें मालूम चल जाता है ना, जेंडर वैलिडेट हो जाता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ के वुमेन क्या कहते हैं, सॉरी गर्ल चाइल्ड या आपका मेल चाइल्ड मतलब कि बॉय चाइल्ड हो, उसकी वजह से हमारे अबॉर्शन के केसेस ज्यादा होते थे, है ना। अब देखो सेम ये आपका वॉयलेट कर देता है आपके एनिमल राइट्स को लेकर, क्योंकि वहां पे हम लोग उनके प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है ना। देन ह्यूमन एंड एनिमल क्लोनिंग, इस तरह के जो बायोएथिक्स के ही पार्ट होते हैं, क्योंकि ये जैसे फॉर एन एग्जांपल बहुत सारे हमने ना क्या कहते हैं क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग के हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, वो रिसर्च के लिए हमने किया था ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और एक हेल्दी हम क्या कर पाए, एक हेल्दी मतलब हम ब्रीड तैयार कर पाए, तो वो उसके लिए ठीक था। लेकिन यहाँ पर जब हम आपकी ह्यूमन और एनिमल क्लोनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी एक आप ये कह सकते हो कि हम जो एक नेचुरल जो चीज़ बिल्ड थी ना, हम उसको ब्रीच कर रहे हैं। अब देखिए ब्रीच ऑफ मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ये इसी का पार्ट है, जो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है उसको भी ब्रीच कर देंगे। इनडिस्क्रिमिनेट करेंगे आपके यूज़ ऑफ इथेनेशिया, ये हमारी एक मेडिसिन होती है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ये कब दी जाती है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा पेशेंट बीमार है और वो जल्दी ही मरने वाला है और उसको काफ़ी पेन हो रहा है, तो इस तरह की मेडिसिन दी जाती है ताकि उसको धीरे 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 मतलब उसको उसका पेन से उसको मुक्ति दी जाए। जबकि वो एथिकल ग्राउंड पे देखा जाए तो सही है, क्योंकि हम उसको पेन से मुक्त करना चाहते हैं, बट मारने का अधिकार स्टिल हमारे पास नहीं है ना, लॉ नहीं कहता इसके बारे में। तो ये इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से इस पर्टिकुलर मेडिसिन का यूज़ करना। अनएथिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन करने जैसे कि आप ट्रांसप्लांट के टाइम पे भी हम करते हैं, तो ये इस तरह के बायोएथिक्स के अंदर ये नॉर्म्स कैसे होते हैं, इन वैल्यूज को लॉस कर रहे हैं। देन ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग मिसयूज, एक आपने सुना होगा जिसको हम बोलते हैं डिजाइंड चाइल्ड, है ना। वो डिजाइन चाइल्ड क्या था, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको जिस तरह का फीचर, जिस तरह का मतलब बच्चे के मतलब की शक्ल सूरत आपको चाहिए, आप इस तरह का डिजाइन कर सकते हैं। पर बिकॉज हम लोग लाइक यू नो फाइनेंशियली अफ्लुएंट है, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम ठीक है फॉर एन एग्जांपल कि आप कोई सेलिब्रिटी जैसा फेस अपने बच्चे का बनाना चाह रहे हैं, पर आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से अनएथिकल हो जाते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, ये ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मिसयूज है, जहाँ पे हमें मालूम है कि इस तरह की क्लोनिंग करके या जीन एडिटिंग करके या वहाँ पर हमारी जो जेनेटिक हम इंजीनियरिंग का यूज़ कर रहे हैं, ये उसका बिल्कुल एक मिसयूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से समाज का जो एक सेंटर है जहाँ पे पैसा ज़्यादा है वो उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर रहा है, लेकिन जो हमारे पुअर सेक्शन है उनके लिए इन वैल्यूज़ का मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए इनडिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट बन जाता है। ऐसे ही इलीगल स्टेम सेल का रिसर्च करना भी हमारे बायोएथिक्स का पार्ट बन जाता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं डॉक्टराइन ऑफ डबल इफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, जबकि हमने एथिक्स को समझा, लेकिन कहीं कभी कभी हमने एथिक्स के बारे में जब इनिशियल बात करी थी तो हम क्या देख रहे थे कि हम लोग मास गुड के बारे में सोचेंगे और आपकी कम से कम एविल इफेक्ट के बारे में, मतलब कम गलत में हमें ज़्यादा अच्छा, मतलब कि हमारा जो मतलब कि हमारा मास, हमारा इंटेंशन क्या है कि हम ज़्यादा फायदे को देख सकें जो कि सबके लिए अच्छा हो, है ना। अब देखो यहाँ पे यूथेनेशिया के बारे में, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने पहले भी बात करी कि ये एक ऐसी मेडिसिन होती है कि जब डॉक्टर देता है ड्रग टू रिलीव दिस डिस्ट्रेसिंग सिम्टम लाइक नोइंग इट मे शॉर्टन द पेशेंट्स लाइफ,
डेथ इज द साइड इफेक्ट ऑफ द रिड्यूसिंग पेन, नॉट द डायरेक्ट इंटेंशन। क्योंकि डॉक्टर का इंटेंशन ही क्या है कि वो उसके पेन को कम देना चाहता है, लेकिन उसको मालूम है कि स्लोली वो ऑलरेडी वो ना उस पे है कि उसकी जो लाइफ है वो मतलब कि सर्टेन है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो उस पर्टिकुलर बीमारी से ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो वहां पे हमारा मेन कोर्स था कि जब तक जिंदा है कम से कम उस पेन में ना रहे। तो उसका इंटेंशन तो यही है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कह दिया, जो कि कोर प्रिंसिपल हमारा क्या कह रहा है, डॉक्टर है ना, डबल इफेक्ट का मतलब मारने का हमारा हमारा काम नहीं है, लेकिन उसको पेन से रिलीव करने का हमारा क्या है, मेन इंटेंशन है। तो ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल इसका कोर प्रिंसिपल कैसे काम करेगा कि इफ डूइंग समथिंग मोरली गुड हैज अ मोरली बैड साइड इफेक्ट, इट इज एथिकली परमिसिबल एंड प्रोवाइडेड द बैड साइड इफेक्ट वाज नॉट इंटेंडेड। मतलब हमें मालूम था, जैसे मैंने अभी आपको इसके यूज के बारे में बताया कि हमें मालूम था कि इससे इंसान मरने वाला है, लेकिन हमारी इंटेंशन फिर भी क्या है, सही है। पर क्या ये लॉफुल है? नहीं, ये लॉफुल नहीं हो सकती। तो ये इसके डबल इफेक्ट हो गए, किसके, आपके एथिक्स के। अब हम वॉर और सिविलियन डेथ के बारे में बात करते हैं। जो भी हमारे डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं, हमें मालूम है कि वहाँ पे उन पर्टिकुलर एरियाज में वैसे तो हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया को खाली करवाया जाता है ताकि हमारे जो वहाँ के जो हमारे जितने भी सिविलियंस हैं उनको इम्पैक्ट उसका ना आए। लेकिन लेट्स सपोज अगर वहाँ पर है, पर हमें मालूम है कि वहाँ पे बॉम्बिंग करने से क्या हो सकता है, वो सिर्फ आपके उनको सोल्जर को ही, मतलब जो आपके कंट्री है जिसको, मतलब कि जो भी हमारी अपोजिट कंट्री उनके सोल्जर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अगर वो सिविलियंस को इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ये हमारी इंटेंशन नहीं है। हमारी इंटेंशन क्या है कि वहां पर मतलब अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करना इज आवर कोर, हमारा इंटेंशन है। तो ये क्या बात हो गई, देखो, बॉम्बिंग अ लेजिटिमेट आर्मी बेस इन द सिटी, सिविलियन डेथ आर द फोर्सिएबल बट अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट ऑफ द जस्टिफाइड मिलिट्री एक्शन। तो ये इस मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई कर दिया जाएगा। ऐसे ही देखो, अबॉर्शन टू सेव मदर, जैसे हमें मालूम है कि अगर बच्चे को वो कंटिन्यू करती है, अपनी प्रेगनेंसी को वो कंटिन्यू करती है, तो उसकी वजह से माँ की जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम अबॉर्शन को क्या करेंगे, हम लीगल तो माना ही जाएगा, उसके साथ साथ ये हमारे एथिकल ग्राउंड पे भी क्या है, ये हमारा मोरली करेक्ट हो जाता है। तो देखो, व्हेन अ सेविंग अ प्रेग्नेंट वुमन्स लाइफ कॉज द डेथ ऑफ अ अनबॉर्न चाइल्ड, द फीटस डेथ इज साइड इफेक्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने इसको क्या किया, हमने इसे एक्सेप्ट कर दिया। अब इससे क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म क्या है ना, क्रिटिसिज्म वही आ गया जहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसमें लॉ को भी साथ में लेके चलेंगे। तो फॉर सीइंग बोथ इफेक्ट, मतलब कि ठीक है आपने दोनों इफेक्ट को देख लिया, इसका मतलब ये नहीं है जैसे फॉर एन एग्जांपल कि उस फीटस के अंदर जान नहीं थी, या फिर जो हमारा जो इंसान है वो कुछ दिन और जी सकता था, आप उसे मोरली करेक्ट कर देंगे। तो ये इसके फर्स्ट क्रिटिसिज्म का पार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो फोर्सिंग बोथ इफेक्ट मींस टेकिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ, आपको दोनों की ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वन कैन नॉट चूज टू इंटेंड ओनली द फेवरेबल रिजल्ट, एक को चूज करके आप ये नहीं दिखा सकते कि आप एथिकल ग्राउंड पे सही हो गए। तो ये इसके क्या होगा, क्रिटिसिज्म की हम बात कर रहे हैं। सम फिलोसोफर भी ये बात कहते हैं that acts are objectively right or wrong, intention of the actor is irrelevant to the moral judgment। तो हम जजमेंट के बारे में बात करते हैं, वो सही गलत के पैरामीटर पे, मतलब कि आप क्या बोल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिवली राइट, आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, आपने उसको सही और गलत लिया है, तो आप उसमें ये नहीं बता सकते हैं कि ये जो इंटेंशन है जो भी उसके ऊपर प्ले कर रहा है, यानी जो भी जैसे डॉक्टर है फॉर एन एग्जाम्पल, उसको डिसाइड करना पड़ा नहीं बच्चे की जान, मदर की जान बचानी पड़ेगी, तो ये क्या कह रहा है कि वो ऑब्जेक्टिवली राइट और रॉन्ग है एक्शन। तो इसकी इंटेंशन से कोई मतलब नहीं है कि वो आप उसको उसके इंटेंशन को आप मोरली मतलब जस्टिफाई कर दें, ये कहीं से भी सही बात नहीं है। अब देखो काउंटर पॉइंट यहाँ पे एक और दिया है कि मोस्ट लीगल सिस्टम ट्रीट इंटेंशन एज अ वाइटल एलिमेंट इन द डिटरमाइनिंग गिल्ट एंड द सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस, स्पेशली इन द केस ऑफ कॉजिंग डेथ। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जब किसी को भी डेथ मतलब कि डेथ स्टेटमेंट दे दी जाती है कि उसको मतलब कि मृत्यु का उसको लास्ट पनिशमेंट उसको दी गई है, तो उससे पहले आपको डिफाइन जो उसका लेवल ऑफ वो देखना पड़ता है कि उसने कितनी भारी गलती करी है, उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर डिसीजन पे मतलब जा पाएंगे। जैसे जितने भी हमारे लीगल सिस्टम है उनकी इंटेंशन क्या है, वो कोशिश करते हैं कि डेथ स्टेटमेंट ना दी जाए, है ना, लेकिन उसके बाद भी कुछ आपके सिवियर आपके जैसे हमारे कुछ पर्टिकुलर ऐसे ऑफेंस है जिसको हम लीगली क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट
नहीं कर पाते, तो ये क्या हो गया, तो ये हमारी मतलब कि किसी को डेथ देना ये हमारा अधिकार नहीं है, तो ये लीगली हो गया या मोरली हो गया, ये दोनों तरीके से ही गलत है। क्या उसकी जो उसने जो भी गलती करी उस पर सजा देने का सिर्फ एक पर्टिकुलर, क्योंकि हमने उनको जज बना दिया, ठीक है, उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, उन्होंने एक जुडिशरी सिस्टम बना रखी है, उनके हाथ में दे देना मतलब एथिकल ग्राउंड पे उसका क्रिटिसिज्म का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है मार्टिन लूथर की, द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट, तो यानी कि समय ही क्या है, आपको सही समय चूज करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे आपकी सही डिसीजन क्या है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कैसे जो एथिक्स है वो शेप करता है आपके करेक्टर को, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो या नेशनल लेवल पे हो, जो कि आपकी गवर्नेंस का पार्ट बनेगा, है ना। उसके बाद हमने देखा कि अगर इसका एब्सेंस हो जाएगा तो ये डिसफंक्शन कर देता है आपके पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इंटरनेशनल और आपके एनवायरमेंटल लेवल पे भी। आगे देखिए, जो हमारी सेकेंड एआरसी है ना, वो एथिकल गवर्नमेंट को एक क्या कहती है, इज नॉट ऑप्शनल, वो कहती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड एआरसी रिपोर्ट के बारे में, कि ये ना फाउंडेशन का काम कर रही है, इसके बिना किसी भी गवर्नेंस के ऊपर एक आप अच्छी सरकार या सही तरीके से अपनी सोसाइटी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। अब द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट के अंदर हमने क्या देखा, ये एक कॉम्प्लेक्स आपका मोरल डिसीजन है, जिसके अंदर हम स्पेशली हम जैसे मेडिसिन के टाइम पर, या फिर जो हमने अभी जुडिशरी के उसमें देखा, कहीं कहीं पर हम इस तरीके के हमने कन्फ्लिक्टिंग, हम आप ही कह सकते हो जो हमने क्रिटिसिज्म जो देखा था उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। देन अल्टीमेटली हमें ये मालूम है कि द गांधीज ट्रुथ एंड द नॉन वायलेंस इज द ओनली सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड। अगर हम एथिक्स की बात करें तो हम गांधीयन विचारधारा को हमें फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट विद सुटेबल एग्जांपल। टू व्हाट एक्सटेंट कैन दीज डॉक्ट्राइन बी यूज्ड बाय सिविल सर्वेंट टू जस्टिफाई डिसीजन दैट मे हैव फोरसीएबल बट अनइंटेंडेड नेगेटिव consequences। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में आपको भी क्वेश्चन दिया है, आई रियली वांट यू टू ट्राई योर ऑन सो दैट, और आप इनको ना इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को राइट डाउन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर लेक्चर्स के जितने भी हमारी नोट्स हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शायद पहले क्लासेस में बताया होगा आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। सो आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।